नमस्कार, जीएस फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज जो हम पहला चैप्टर लाइट का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम आपको लाइट के इंट्रोडक्शन के बारे में देंगे। लाइट के बारे में क्या क्या थ्योरी रहा और उसका उसमें पढ़ना क्या है, और तब हम स्टार्ट करेंगे। आपका जो पहला चैप्टर होगा वो है वेव, यानी तरंग, है ना। यानी कहने का मतलब प्रकाश का परिचय तथा तरंग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। पहला चैप्टर ही है तरंग, तो पहला लेसन ही है तरंग आपका। तो सबसे पहले हम लोग परिचय देख लें, है ना। पहले एक जान लीजिए, क्वेश्चन सबसे ज्यादा जरूरी जो पूछा जाता है वो जान लीजिए कि आधुनिक भौतिकी कहिए या, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं आधुनिक भौतिकी के जनक, इनको कहा जाता है न्यूटन साहब को कहा जाता है। ठीक है, भौतिकी के जनक न्यूटन साहब को कहा जाता है। अब आइए प्रकाश के बारे में हम लोग, चलिए इतना तो हो गया आपका। अब मुख्य रूप से हम लोग प्रकाश के बारे में चलेंगे। ठीक है, प्रकाश के बारे में, कि प्रकाश के बारे में कुछ सिद्धांत आया, उस सिद्धांत पर हम लोग विचार करेंगे। ठीक है, जैसे कहा गया पहला था कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत। प्रकाश का कणिका सिद्धांत, प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? वही सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, इनके अनुसार क्या कहा गया? इनके अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कणों का सतत प्रवाह है। इनके अनुसार क्या कहा गया कि छोटे छोटे कण का सतत प्रवाह है। प्रकाश कुछ और नहीं, छोटे छोटे कण का सतत प्रवाह है। ठीक है, सेकंड में हम लोग आइए, जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया। ठीक, इनके अनुसार प्रकाश एक तरंग है। इसी पे हम आज डिटेल में चलेंगे। सर, प्रकाश एक तरंग है। ठीक चलिए, तीसरा आया जिसमें कहा गया प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत। फोटॉन सिद्धांत, प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत किसने दिया? तो प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत देने वाले 20वीं सहस्त्राब्दी के सबसे बड़े वैज्ञानिक, जिनका के नाम है सब लोग को पता है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन। इनके अनुसार प्रकाश हम तक ऊर्जा यानी एनर्जी के बंडल के रूप में आ रहा। यानी हम तक ऊर्जा जो पहुंच रही हो, किस रूप में पहुंच रही हो? तो एनर्जी के बंडल के रूप में पहुंच रही है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग आइए कि सबसे पहले कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग सबसे पहले किसने कहा, उसके बारे में हम लोग चलिए कि प्रकाश को सर्वप्रथम विद्युत चुंबकीय तरंग किसने कहा। ठीक है, तो जल्दी से, ज्यादा समय न लेते हुए, ठीक है, कि प्रकाश को
इसे क्लीन कर लें। कि प्रकाश को सर्वप्रथम विद्युत चुंबकीय तरंग, चुंबकीय तरंग किसने कहा? किसने? कहने वाले का नाम था मैक्सवेल, याद रखिएगा। सर्वप्रथम प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग किसने कहा? तो मैक्सवेल साहब ने प्रकाश को सर्वप्रथम विद्युत चुंबकीय तरंग कहा। अब आइए तरंग को हम लोग डिवाइड करें, तरंग कितने प्रकार का होता है वो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग परिचय देख लें कि हम लोग को फिजिक्स में, माने प्रकाश में ठीक है, लाइट में पढ़ना क्या है। ठीक, तो लाइट में सबसे पहला जो चैप्टर है, ठीक, उस चैप्टर का नाम है तरंग। तरंग यानी कहने का मतलब है वेव। ठीक, उसका दूसरा चैप्टर आएंगे जिसमें हमको है कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, इसी में हम लोग सब दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, चाहे समतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, सब के बारे में यही पे हम लोग पढ़ेंगे। उसका तीसरा है जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, इसी के अंदर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के अंदर ही हम पढ़ेंगे, है ना। रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसी के अंदर पढ़ा जाएगा, और पूरा का पूरा लेंस सब इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे 4 नंबर में। ठीक है, 4 नंबर में हम जो देखेंगे वह है आपका आंख यानी आई। 4 नंबर लेसन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आई। ठीक, 5 नंबर लेसन में हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्शन। ठीक, उसका छठे चैप्टर में डिस्पर्शन के बाद, डिस्पर्शन जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो छठे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक, उस घटना में हम लोग उसी में पढ़ेंगे विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, और उसी में सबसे पहले पढ़ लेंगे जिसको हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ये सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, इतना सारा चीज उसमें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद 7 नंबर में है जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाशीय यंत्र, इंग्लिश में उसी को कहेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जिसमें हम सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप यानी माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक, कैमरा, इन सब के बारे में हम प्रकाश यंत्र में करेंगे। और लास्ट है जिसको हम कह देंगे प्रकाश मिति यानी फोटोमेट्री। और उसके बाद जो बच जाएगा उसको 9 विविध में हम लोग करके पढ़ लेंगे। जो भी बचेगा उसको हम लोग विविध में करके पढ़ेंगे। इतना चीज आपको पढ़ना है प्रकाश के अंदर। ठीक है, जिसमें हमारा अलग अलग चैप्टर और सारा चैप्टर, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है जहां से प्रकार आपको पूछता है, फिर उसका ये है। ठीक, उसका ये है, ये सब चैप्टर ऐसा है, और उसका ये है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और समझने की जरूरत है। ठीक है, ओके, के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तरंग में हम लोग देखेंगे कि तरंग
पहले हम लोग डिवाइड करें कि तरंग जो होता है, तरंग यानी वेव, ठीक, वेव कितने टाइप का होता है। सबसे पहले यही ध्यान देंगे हम लोग कि तरंग हमारा कितने प्रकार का होता है। तो तरंग को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, ठीक। सबसे पहले हम लोग बांटते हैं जिसको हम लोग कहते हैं यांत्रिक, यांत्रिक तरंग, दूसरा अयांत्रिक, और अयांत्रिक को ही हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं, ठीक है। यांत्रिक यानी मैकेनिकल, मैकेनिकल, और वेव लिख लीजिएगा या वेव चली, यह नॉन मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक वेव, ठीक हो गया। चलिए अब इसमें हम अंतर देखते चलेंगे। सबसे पहला अंतर है कि ये बिना माध्यम का संचरण नहीं करता है। जैसे अगर इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखना है तो जैसे ध्वनि को समझ लीजिए, ध्वनि होता ही है और इसके लिए आप प्रकाश लेकर के चलिए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, अभी बस सिर्फ समझने के लिए हम दो एग्जांपल, इसका एक और उसका एक लेकर के चल रहे हैं। ध्वनि के संचरण के लिए आप जानते हैं बिना माध्यम का तो ध्वनि संचरण करेगा नहीं, तो सेम उसी तरह से है ना, ध्वनि क्या है, यांत्रिक तरंग है। तो सबसे पहला हम लोग क्या कहेंगे, क्या होगा कि माध्यम जरूरी है संचरण के लिए, संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है, माध्यम आवश्यक है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या कहेंगे, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि संचरण के लिए, संचरण के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है, माध्यम आवश्यक नहीं है ना। ये बिना माध्यम का सफर करता है, जबकि इसके लिए बिना माध्यम का ये सफर नहीं करेगा, है ना, जैसे हवा, ठीक है। दूसरा आप जान लीजिए, कहा जाता है कि इसका वेग धीमा है ना, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, है ना। इसका वेग अयांत्रिक के मुकाबले बहुत धीमा है, बहुत धीमा, अयांत्रिक के मुकाबले बहुत धीमा। जैसे अगर हम ले लें कि ध्वनि का वेग, तो ध्वनि का वेग आप जानते हैं, हवा में अगर कहा जाए तो ध्वनि का वेग हवा में आप लेकर के चलते हैं 332 मीटर पर सेकंड, क्या लेकर के चलते हैं, 332 मीटर पर सेकंड। इसका क्या होता है कि इसका वेग यांत्रिक के मुकाबले बहुत अधिक, याद रखिएगा, इसका वेग क्या होगा, बहुत अधिक है, ठीक। इसका वेग क्या है, बहुत अधिक है। जैसे अगर समझिएगा कि प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग अगर हवा में या निर्वात में लेकर के चलिएगा तो हम लोग अप्रोक्स मान करके चलते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, सोच लीजिए। या इसको अगर ये कहिएगा तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर में आइए, 3 नंबर में हम लोग आइए। ये तो देख ही चुके, इसके लिए माध्यम आवश्यक है, इसके लिए ये है, ठीक है। यांत्रिक तरंग जितने भी हैं उनका एक माध्यम में सबका वेग एक समान नहीं होगा, किसी दिए गए माध्यम के लिए सबका वेग एक समान नहीं होगा, है ना। सभी यांत्रिक तरंग का वेग किसी दिए गए माध्यम में एक समान नहीं होता है, याद रखिएगा। जबकि यांत्रिक जो भी है सबका वेग किसी दिए गए माध्यम में एक समान होगा, है ना। यानी अगर हवा में अगर प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ है तो सबका वेग 3 × 10⁸ होगा। यानी 3 नंबर में कहेंगे कि सभी अयांत्रिक तरंग का वेग किसी दिए गए माध्यम में
एक समान होता है। यानी कहने का मतलब जो भी है, एक्सरे हो, गामा रे हो, कोई भी है, हवा में सब का वेग 3 × 10⁻8 ही होगा। जो प्रकाश का होगा वही सब का हो, चाहे माइक्रोवेव हो, रेडियो वेव हो, सब का एक ही होगा। ठीक है। उसके बाद ये जो होते हैं, इनका जो टाइप होगा यांत्रिक तरंग, है ना, यह अनुप्रस्थ भी हो सकता है, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों हो सकता है। ठीक। यह सिर्फ क्या होगा, यह सिर्फ अनुप्रस्थ होगा, अनुप्रस्थ होगा। और इसका एग्जाम्पल मत रटिए, नहीं तो आगे कंफ्यूज हो जाइएगा। इसका एग्जाम्पल मत रटिए, लेकिन इसका एग्जाम्पल बहुत जरूरी है रटना, जैसे एक्सरे, गामा रे, ठीक है, विजिबल, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ठीक है। यह सब क्या होगा आपका, यह सब आपका क्या होगा, यांत्रिक तरंग के अंदर आएगा। और इन सब का वेग किसी दिए गए माध्यम में एक समान होगा। पढ़ चुके हैं अभी जो हम यही पढ़े कि यांत्रिक तरंग जो है दो प्रकार का होता है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। ठीक है। जबकि अयांत्रिक तरंग सिर्फ अनुप्रस्थ होता है। तो चलिए अब हम तरंग को उसी प्रकार से बांटेंगे। तरंग को बांटेंगे क्या, किस किस रूप में, एक जिसको हम लोग कहेंगे अनुप्रस्थ और दूसरा हम लोग कहेंगे अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य, ठीक है, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग कहने का मतलब क्या है, अनुप्रस्थ तरंग कहने का मतलब है कि जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक। और इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव। हमेशा ध्यान दीजिएगा, हम शॉर्ट वीडियो में भी अपना बोलते रहते हैं कि देखिए प्रकाश, प्रकाश में क्या है, प्र है, और अनुप्रस्थ में भी क्या है, प्र है। तो प्रकाश क्या हो गया, अनुप्रस्थ तरंग। ध्वनि में आधा ध है ना, और अनुदैर्ध्य में भी आधा ध है, तो ध्वनि कौन सा तरंग हो गया, अनुदैर्ध्य। बस ठीक, आधा काम ऐसे ही समाप्त। ठीक। अब बहुत सिंपल सा वे में हम लोग चलेंगे, इसका डिफरेंस पढ़े, बस काम समाप्त कीजिए। और डिफरेंस से भी ज्यादा इसका जरूरी है इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल सबसे ज्यादा जरूरी है। डिफरेंस का से ज्यादा हमको इसका एग्जाम्पल क्या है, जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग चले, इसमें होता क्या है अनुप्रस्थ तरंग में। तो अनुप्रस्थ तरंग में क्या होगा, जब भी चलेगा तो इस प्रकार से श्रृंगर्त की स्थिति बनती है। यानी श्रृंग और गर्त की स्थिति बनती है, जिसको हम लोग क्या, श्रृंग यानी कहने क्रेस्ट, क्रेस्ट, और इसको हम ट्रंच कहिए, ट्रफ कहिए, है ना, एक ही चीज है, ट्रंच कहिए, ट्रफ। इसमें जब चलता है तो संपीड़न, विरलन, संपीड़न, विरलन, संपीड़न, है ना, किस क्या क्या, संपीड़न तथा विरलन की स्थिति बनती है ना। यानी संपीड़न यानी कंप्रेशन और विरलन रेरिफैक्शन, रेरिफैक्शन की स्थिति याद रखिएगा। तो हम लोग लिखिए, फर्स्ट में हम लोग लिखे, चलिए फर्स्ट में कि इसमें श्रृंग तथा गर्त की स्थिति बनती है। इसमें श्रृंग तथा गर्त की स्थिति बनती है। इसमें क्या होगा कि इसमें संपीड़न तथा विरलन की स्थिति बनती है, याद रखिएगा। ठीक है, संपीड़न और विरलन की स्थिति बनती है। ठीक है, संपीड़न और विरलन की स्थिति में आप समझ के चलिए कि जैसे हम बोले तो मानकर चला जाता है कि माध्यम के कण क्या है, रुके हुए। जैसे ही बोले क्या हुआ, वो गति में आ गए, आगे वाला पार्टिकल तो रुका हुआ, एक जगह बहुत सारा जमा हो गया, तो संपीड़न। अभी कहेगा कि यहां से आगे मेरा काम नहीं है, अब यहां से आगे जो एनर्जी है उसको, यानी ध्वनि क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है, प्रकाश और ध्वनि दोनों, उसको अब लेके आप चलिए, अब आगे वाले को दे देगा और अपने बैक आ जाएगा। तो जहां अभी भी संपीड़न बनना था वहां विरलन बन गया, अब आगे संपीड़न,
फिर जहां संपीड़न बना अब वहां विरलन हो जाएगा, आगे उसके आगे संपीड़न, तो संपीड़न विरलन होकर के चलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो है वो बहुत जरूरी है कि अगर मान लिया जाए तरंग ऐसे चल रहा है तो तरंग के लंबवत ऊपर और नीचे क्या होता है, माध्यम के कण की गति होती है। याद रखिएगा, ऊपर और नीचे, यानी तरंग ऐसे चल रहा है तो माध्यम का कण ऊपर या नीचे चलेगा। तो कहेंगे क्या कि तरंग के गति के दिशा के लंबवत माध्यम के कण की गति होती है। ठीक, इसमें क्या होगा, जिधर तरंग चलेगा उधर ही माध्यम का कण चलेगा, माध्यम का कण चलेगा, जिधर तरंग चलेगा उधर ही माध्यम का कण चलेगा। यानी तरंग के दिशा में माध्यम के कण की गति होगी। एकदम याद रखिएगा कि माध्यम के कण की गति होगी। और ये सबसे इन सबों से ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिए कि इसमें श्रृंग और गर्त की स्थिति बनती है, इसमें संपीड़न और विरलन की स्थिति बनता है। ठीक है, दूसरा और तरीका है रटने का कि लाइट क्या है, टी, एल एंड टी कंपनी है, लाइट क्या है, ट्रांसवर्स है। ये भी ट्रिक है, इससे भी रट लीजिएगा, है ना, कि क्या एल एंड टी कंपनी है, लार्सन एंड टुब्रो, लाइट क्या है, ट्रांसवर्स वेव। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ऐसे भी रट सकते हैं। इन सब से ज्यादा इसका जरूरी है एग्जाम्पल को जानना। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंग के अंदर कौन कौन आता है, तो पहला तो हम प्रकाश, प्रकाश के बाद पानी में आप जानते हैं ना कि पानी में पत्थर मारने पर उत्पन्न तरंग, ठीक, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि सितार और गिटार, सितार और गिटार की तार में उत्पन्न तरंग। ठीक, इसके एग्जांपल में आइए सबसे ज्यादा, जैसे आप जानते हैं ध्वनि, ध्वनि तो है ही, फिर हम लोग क्या जाए, भूकंप तरंग, भूकंप तरंग, और एक है, ठीक है, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग। ये सब क्या है, ये सब आपके अनुदैर्घ्य तरंग है और ये अनुप्रस्थ तरंग है। याद रखिएगा, एग्जाम्पल सबसे ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, एग्जाम्पल सबसे ज्यादा मायने रखता है, और एग्जाम्पल को हम सबसे पहले समझिए कि प्रकाश क्या है, तो अनुप्रस्थ तरंग है, पानी में पत्थर मारने पर उत्पन्न तरंग, है ना, देखते हैं तरंग उत्पन्न होता है ना उस प्रकार से, ये क्या है, अनुप्रस्थ। सितार और गिटार की तार में उत्पन्न तरंग कौन सा तरंग है आपका, अनुप्रस्थ तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग में ध्वनि है, भूकंप तरंग है, और स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग क्या है। आपको ये सब आपका समझ लीजिए, ये अनुप्रस्थ का एग्जाम्पल हुआ, तो इधर अनुदैर्घ्य का एग्जाम्पल हुआ। और लास्ट में एक नोट लिख करके इन सबको समाप्त कीजिए बस। उसके बाद फिर और जो है वो जस्ट आगे के वीडियो में आपको मिलेगा। इस वीडियो में आज इतना ही लास्ट कर देते हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा कि जल तरंग में, है ना, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों तरंगें उत्पन्न होती है, याद कीजिएगा, वही जल तरंग जिसमें अलग अलग क्या होगा, गिलास में अलग अलग लेवल का पानी लेकर के और सारे गामा ये सब बजाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन तरंग के लिए हम एक वीडियो और लेकर के आएंगे, और वो खास तौर से आपके लिए जो तरंग रहेगा वो अयांत्रिक तरंग के बारे में रहेगा कि अयांत्रिक तरंग के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, अयांत्रिक तरंग जो है उनके उपयोग क्या क्या है, और तला उसके साथ साथ ही हम प्रकाश का वेग यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट चलेगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।